हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था कैसे होता है। फिर हमने बात करा था कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। इनकी क्या हमारे लिए यूज़ है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये है बच्चों हमारा टॉपिक। अब क्यों हम इसको पढ़ने जाएं, पहले इसको समझते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी है उनमें फोर्स के बारे में हमको बहुत अच्छे से पता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स में हमने टाइप्स देखा था, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था उसमें। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ब्रॉडली अगर फोर्सेस को देखा जाए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अबाउट, जब हम उनसे वर्क डन निकालते हैं तो उनके वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो, इन बेसिस पर हमारा ये बनता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसमें। आइए देखते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो एक पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि ये हमारा कोई सरफेस है। ओके, इस सरफेस पे हमने एक मास रखा है और वो मास है कितना, मान लेते हैं 2 kg का है, और इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ तक पहुँचा दिया। ओके, 2 kg का। ठीक है, जब हम यहाँ से उठा के यहाँ तक पहुँचा दिए तो ये जो हाइट था हमारा, मान लेते हैं कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर की हाइट पे हमने इसको पहुँचाया। जब हम इसको ऊपर लेके जा रहे थे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो था वो 0 था। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब इस बॉडी पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो 0 लग रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं बॉडी की हमारी हालत कैसी होगी। यहाँ पर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं, किसकी वजह से, mg की वजह से। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg। mg का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसको हम वेट कह रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारा A था, ये पॉइंट हमारा B है। तो W A से B अगर हम लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए नीचे की तरफ हमको लगता हुआ दिखेगा mg जो कि इसका वेट है, और ऊपर की तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट करा है, यानी x हमने ऊपर की तरफ करा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एंगल बन रहा है 180। तो जो हमारा वर्क डन निकल के आएगा वो निकल करके आएगा वर्क डन। क्या निकल करके आएगा, वो आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस कितना, 180 डिग्री। तो फोर्स की जगह mg है, s की जगह हम रख लेंगे, मान लेते हैं h रख लेते हैं, और यहाँ पर माइनस, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 मास की जगह 1 रखेंगे, -1, g की जगह अगर हम 10 रख लें हमारी सहूलियत के लिए, और ये 1, तो ये हमारा आ रहा है -10 जूल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। अगर आपको ये वर्क डन निकालने में दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखें। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि W B से A निकालना है, B से A निकालना है, तो जब B से A हो रहा होगा, जब नीचे की तरफ ये आ रहा होगा, तो सिनारियो कैसा होगा, नीचे की तरफ mg भी है और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री, while in this condition theta is 180 degree. So the work done in this case is सिंपली लिखते हैं 1 हो जाएगा मास, g की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट भी इतना, और कॉस कितना 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमको मिलेगा +10 जूल। आई होप सो आपको यहाँ दिख रहा होगा 10 जूल। तो अब अगर आप नेट फोर्स जोड़ने की कोशिश करें यहाँ पर, क्योंकि वर्क डन तो हमने निकाल लिया WAB + WBA, ये अगर आप रख के जोड़े हैं तो एक कितना है 10 जूल माइनस का और एक प्लस का, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 0 जूल। अच्छा, ये तो mg का कंडीशन था, और कोई कंडीशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। देखिए, तो दूसरे कंडीशन में अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसीडर करें, किसको कंसीडर करें बच्चों, फ्रिक्शन को अगर हम कंसीडर करें और मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास फिर से 1 kg,
इसको हमने डिस्प्लेस किया है 1 मीटर, और फ्रिक्शन जब ये आगे बढ़ रहा होगा एक्सेलरेशन से तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा F। ओके, जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आपका लगेगा 10 न्यूटन, जी की वैल्यू हमने 1 रखी है, ऊपर की तरफ आपको मिल रहा है नॉर्मल जिसको n कहते हैं, और फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा म्यू n। सो लेट्स से म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.5 रख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 0.5 इंटू 10, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉर्मल की वैल्यू 10 न्यूटन होगी इस केस में। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 5 न्यूटन, नॉट जूल। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या मिला 5 न्यूटन मिला, बहुत अच्छी बात है। अगर ये पार्टिकल यहाँ तक गया है तो हर टाइम पे फ्रिक्शन इसके अपोजिट लग रहा है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं जिसको हम कह सकते हैं ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जब हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए से बी जाने में, तो जाहिर सी बात है बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, वर्क डन तो निगेटिव होगा। अच्छी बात है, तो लिख देते हैं सर फोर्स हो गया इतना, डिस्प्लेसमेंट 1 और यहाँ पे -1 क्योंकि कॉस 180 था इसलिए, तो ये हमारा आ गया -5 जूल। बहुत बढ़िया। अगर हम बी से ए की तरफ आने की बात करें, अब ये इस तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन हमारा इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, इसका मतलब इस केस में भी -5 जूल ही मिलेगा। और अगर हम इस वर्क डन को ऐड करने की कोशिश करें तो ये हमारा नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो। तो इस कैटेगरी से ये जो नेचर दिखा रहे हैं फोर्सेस, इनके नेचर के बेसिस पर कि जब हम किसी फोर्स से वर्क डन निकालें, किसी राउंड ट्रिप पे हम ए से बी गए और बी से ए आए, इसको क्लोज्ड पाथ भी कहते हैं। जब किसी फोर्स का वर्क डन किसी क्लोज्ड पाथ पर 0 होता है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जब कोई सम ऑफ वर्क डन या जब किसी फोर्स की वजह से वर्क डन किसी क्लोज्ड पाथ पे 0 नहीं होता है तो ऐसे फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो फटाफट आप इसको नोट करिए। अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं डेफिनेशंस के बारे में। ओके, तो जैसा मैंने बोला है वैसा ही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का। इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी हम समझेंगे आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये कंजर्वेटिव हो गया और ये नॉन कंजर्वेटिव हो गया। पहला पॉइंट, वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन क्लोज्ड पाथ इज 0। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है सर। इसमें क्या होगा? पहला पॉइंट, वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो। समझ आ रहा है पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पर ये क्या करता है? ये करता है इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड करता है, अभी देखेंगे सारी चीजें। तीसरा, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशंस। Now the third one is it does not depends on position। मतलब पार्टिकल की पोजीशन क्या है उसके बारे में। फोर्थ वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, इसके लिए नहीं होता है।
कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझ में कैसे आएगा कौन कौन कंजर्वेटिव है, तो हम एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, दूसरा है स्प्रिंग फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 12th क्लास में है। अभी ये दोनों आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल विस्कस फोर्स। ये दोनों एग्जाम्पल है हमारे किसके, नॉन कंजर्वेटिव के, जैसा मैंने आपको पहले फ्रिक्शन वाले कंडीशन में बताया था। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg के केस में हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। तो फटाफट आप ये क्रक्स पॉइंट्स को नोट कर लें जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेकर के, तो बच्चे जो हैं, बच्चे मान के सच्चे, तो बच्चे क्या कहते हैं कि कभी भी अगर पूछा जाए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो उनका डेफिनेशन सुनिएगा जरा आप, वो बोलते क्या है, द फोर्स in which Newton's law is conserved, that type of force is called conservative force, and the force in that Newton's law is not conserved, then that force is called non-conservative force। तो बहुत ही कॉमन सा ट्रेंड है, जब बच्चे आंसर लिखते हैं तो उसमें वो कंजर्वेटिव फोर्स को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, पर ये डेफिनेशन गलत है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझें कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, और कभी भी आंख बंद करके उसके वर्ड मीनिंग से डेफिनेशन बनाने की कोशिश ना करें। किसी हालात में सही भी होता है, पर ज़्यादातर केस में सही नहीं भी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब से कंजर्वेटिव फोर्स को आपको ऐसा नहीं बोलना है, द फोर्स विच इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, एंड द फोर्स विच इज नॉट कंजर्व इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। महा गलत डेफिनेशन है। तो मैं समझ गया, आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स पे जो कि मैंने आपको बताई थी। इट डिपेंड्स ऑन पाथ, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड पोजीशन पे करता है, ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। तो फटाफट इसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो पोटेंशियल एनर्जी पे होगी, क्योंकि बिना पोटेंशियल एनर्जी पढ़े कंजर्वेटिव फोर्स में मजा नहीं आता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो आइए बात करते हैं पाथ का डिपेंडेंस। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। ओके, बहुत बढ़िया, ये h है हमारा, और ये ब्लॉक ऐसे नीचे आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जब ये नीचे आ रहा होगा तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं ये ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ आपको फोर्स लग रहा होगा mg, और इस तरफ ये नीचे आ रहा होगा, इस तरफ एक कंपोनेंट लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और ऊपर की तरफ आपको मिलेगा नॉर्मल। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन हमारा यहाँ लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। ये पूरा हालात है हमारा। ठीक है, देखो ज़्यादातर केस में बच्चों को ना FBD बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो FBD पे अगर आप कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, खास करके मैकेनिक्स में। ओके, ये सारा कमाल FBD का है। अब देखो आप, ये नीचे आ रहा है किससे, mg साइन थीटा से। रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन। नॉर्मल कितने के बराबर, mg cos थीटा के। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम वर्क डन निकालना चाहते हैं किससे, mg से। तो अगर हम वर्क डन बाई mg के ऊपर बात करें तो mg नीचे लग रहा है, और नीचे वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, h के बराबर। तो आप सिंपली लिख सकते हैं mgh। ओके, नॉट mdh। mdh इज द मसाले, बहुत सुना ही होगा आपने। खैर, यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करें, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो देखा जाए तो ये पाथ जितना लंबा होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। तो फ्रिक्शन के लिए जरूरी क्या है, फ्रिक्शन के लिए जरूरी ये है कि किस पाथ पे वो जा रहा है। लेकिन mg के लिए जरूरी क्या है, ये फाइनल कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन, फाइनल, और ये कौन सा, इनिशियल। ठीक है, तो पहले कहाँ था, अभी कहाँ है। तो अगर ये लाइन मिला दें आप, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना नीचे आया भाई, h नीचे आया है।
तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो पाथ पे डिपेंड कभी नहीं करते, वो हमेशा डिपेंड करते हैं किस पे, पोजीशन पे, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच ये डायरेक्ट, तो ये वर्क डन ए बी हो गया और एक ये वर्क डन हो गया, ये भी ए बी हो गया। तो अगर ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो दोनों ही वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो दोनों ही रास्तों से किया गया वर्क डन हमारा बराबर नहीं होगा, क्योंकि पाथ बढ़ेगा तो उसका वर्क डन भी बढ़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? फटाफट आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से कंजर्वेटिव फोर्स को समझ लिया है, डेफिनेशन समझ लिया है, डिफरेंसेस क्या होता है इन सभी को समझ लिया, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं उनको भी समझ लिया है। तो अब इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और जब पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे उसके बाद इसमें हम और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमको कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।